गुड मॉर्निंग बॉयज। जैसे कि पिछले क्लास में आपने देखा कि सिविलियन जीएस स्टडी एकेडमी में आपको हम लोगों ने दरोगा बैच के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास शुरू किए हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी से कहाँ सवाल आएंगे, तो ये बिहार एसआई 2025 क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का सीधा सा मतलब होता है टकराना। तो बिना देर किए हुए आपको हम ये बताएंगे कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ज्योग्राफी का जो पार्ट है बिहार दरोगा में मुख्य रूप से दो चीज़ है। पहला है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, और दूसरा टॉपिक है बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मिसलेनियस क्वेश्चन में जब ज्योग्राफी है ही तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा, तैयार रहना होगा। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भारत के न्यू मैप से परिचय कराते हुए आपको पूरा संक्षिप्त जो चैप्टर आपको पूछे जाते हैं या जिसको हम लोग रिवाइंड कर सकते हैं 15 से 20 क्लासों में, जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, दो सब्जेक्ट। तो आज हम लोग ज्योग्राफी पर ध्यान देते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाएं, और पीपीटी के माध्यम से बात ये हुआ कि जल्दी सिलेबस ख़त्म करने के लिए, जैसे थोड़ा सा हमने आपके जो पम्पलेट दिया था इसके बारे में बता दें। स्पेशल बैच होगा हमारा, कल से बैच शुरू हो चुका है। पीटी और मेन का हम लोग फी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में 999 रखे हुए हैं। प्रतिदिन फुल लेंथ टेस्ट विथ डिस्कशन का भी व्यवस्था है, और किसी भी संस्थान से बेहतर पढ़ाई और टेस्ट की व्यवस्था। इस पर बच्चे पूछते हैं कि सर आप कैसे बेहतर पढ़ाइएगा, किसी भी संस्थान से बेहतर कैसे पढ़ाइएगा। सीधी सी बात है कि बेहतर पढ़ाने के लिए आपको कंसेप्ट के साथ साथ क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई कंसेप्ट हुआ कि भारत का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है कि आयताकार है कि लंबाकार है कि वृत्ताकार है कि कैसा है, तो उस क्यों ये कंसेप्ट रखा गया। यह सवाल आपसे कुछ दूसरा ही पूछा गया कि आकाश नीला ही क्यों दिखाई पड़ता है। तो छोटे सवाल हैं लेकिन कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। और दूसरी बात है कि बच्चों को हम लोग क्लास में भेड़ बकरियों की तरह भर के नहीं पढ़ाते हैं। ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑफलाइन अभी हम आई कनेक्ट भर बच्चों को रखते हैं क्लास में। जैसे एक मानक क्लास जो होता है 40 बच्चों का होता है, तो उससे बेसी हम लोग अभी क्लास कराते ही नहीं है। पिछले क्लास का अपने अनुभव देखा होगा। हाँ, ऑनलाइन में हज़ारों लाखों एडमिशन हो सकता है, हम लोग लेते भी हैं। दूसरा है एमसीक्यू के साथ कंसेप्ट क्लास पर विशेष ध्यान। एमसीक्यू का मतलब ये हुआ कि तेजी से क्वेश्चन कैसे क्लियर किया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग आपको काम करेंगे। एग्जाम क्रैक करने की विशेष रणनीति पर बल। एग्जाम क्रैक करने का सीधा मतलब होता है कि आप बहुत पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम हॉल में गए तो आपको समझ नहीं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व कैसे करें। 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, समय आपके पास कम है, कैसे सॉल्व करें। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। इस पर हम लोग विशेष बल देंगे और आज से ही देंगे। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सही कैसे करें, विशेषज्ञों द्वारा विशेष ट्रिक की व्यवस्था होती है। देखिए थोड़ा हम इस पर आपको बता दें कि एग्जाम हॉल में कोई आपसे सवाल चला आया जो आप नहीं जानते हो, और आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अगर पढ़ करके गए हो तो आपको तो पता है कि कम से कम एक ये तो नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने छांट दिया कि ये नहीं होगा, बच गया 3। 3 में थोड़ा और जोर डालिए कि इस 3 में से पहले एक तो हुआ कि कौन नहीं होगा, उसको हटा दिए, और 3 में से लगता है कि नहीं ये होगा, तो ये होगा तो उस पर हल्का सा टिक कीजिए, और बाकी 2 में देखिए कि ये कौन, इसमें से दोनों में से कौन नहीं होगा। तो इस प्रकार पहले आपको 2 क्वेश्चन छांट देना है, एक तो बिल्कुल नहीं होगा और एक ये होगा, रह गया 2। उस 2 में से ज़्यादा दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है तो किसी एक क्वेश्चन को टिक कर दीजिए कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब एक आपने कहा है कि होगा और एक आपने कहा है कि शायद ये हो सकता है, तो उस दोनों में से आप आंख बंद करके एक बार सोचिए कि क्या इसमें से दोनों में से पहला दिमाग पर आपको क्या आ रहा है।
तो उस दोनों में से जो पहले दिमाग पर आएगा तो उसको सही होने का चांस होता है 75%। तो मतलब कि आप जिस क्वेश्चन को नहीं जान रहे हैं, इस ट्रिक से भी आप 75% प्रयास कर सकते हो कि सही हो सकता है। तो इस तरह से इस पर हम लोग विशेष और बल देंगे जो आपको हम एफसी बताएंगे। आप फिजिकल के लिए बेहतरीन कोच की फ्री व्यवस्था। देखिए, हम एक स्कूल में भी पार्टनर हैं और हमारा बहुत बड़ा कैंपस है, मेरा पर्सनल, उसमें ट्रैक बना हुआ है। बिल्कुल जैसे आप देखते हैं ना कि ओलंपिक में ट्रैक बना होता है, वैसे हमारा अपना पर्सनल ट्रैक बना हुआ है। उस ट्रैक पर आपको ले जा करके, और स्वयं मैं जो 4 साल फिजिकल का अनुभव है, वो बात की बातें हैं, तो उस पर सप्ताह में कम से कम 3 दिन आपको एक बनाए हुए ट्रैक पर दौड़ने की, रनिंग की, हाई जंप की, लॉन्ग जंप की और गोला की व्यवस्था होगी पर्सनल। ये नहीं कि आप कहीं मैदान में जाके वहाँ पर 2000 की भीड़ दौड़ रही है धूल में, नहीं। मेरा पर्सनल अपना ट्रैक है जहाँ पर मैं आपको उसके लिए गाइड कर सकता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे जो होते हैं वो भी पटना के संपर्क कर सकते हैं, और ऑफलाइन वाले बच्चे आएंगे ही आएंगे। तो फिजिकल के लिए बेहतरीन कोच के ही नहीं, फिजिकल के लिए बेहतरीन आपको ट्रैक की व्यवस्था हम देने जा रहे हैं। और वहीं पैसा लेंगे आपसे हम फिजिकल के लिए कि जो बाकी ट्रेनर आपको गांधी मैदान में धूल के साथ लेते हैं। आप दौड़ने जाते हैं और धूल फाँक के आते हैं। इस तरह से जो बच्चे ऑनलाइन में हैं वो भी आके कोचिंग में संपर्क करें, उनका फिजिकल ठीक कराया जाएगा। तो ये जो हमारा पंपलेट था, इस आधार पर अब हम लोग बिना देर किए हुए भूगोल विषय पर हम लोग आते हैं। ज्योग्राफी विषय में कुछ जानकारी आपको हम आज देते हैं। भूगोल विषय, जैसे हम आपसे पूछ दिए कि भूगोल के बारे में आप क्या जानते हैं, परिभाषा क्या हो सकती है भूगोल की, क्या होता है भूगोल। इसमें बहुत लोग ये परिभाषा देते हैं सीधे एक लाइन में, सीधे एक लाइन परिभाषा दे देते हैं, बैठिए, कि भू प्लस गोल। देखिए, ये आम परिभाषा है। भू का मतलब हुआ पृथ्वी और गोल मतलब कि गोल। बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि पृथ्वी गोल है वहीं भूगोल है, लेकिन वो रियल में लोल हैं। जो भूगोल में पृथ्वी को केवल गोल मानते हैं, इतना ही परिभाषा पढ़े हैं, वो लोल है, उनको कुछ नहीं आता है। भूगोल का मतलब एक बहुत व्यापक विषय होता है। भूगोल एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है कि जिसको अगर हम पार्ट बाई पार्ट बांटे तो भूगोल को हम लोग 52 सेक्शन बांट सकते हैं, 52 भाग में। सबसे पहला अगर भूगोल को हम लोग बांटते हैं तो वो 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है भौतिक भूगोल और दूसरा होता है मानव भूगोल। पूरा भूगोल इसी के इर्द गिर्द है। जैसे भूगोल को हम लोग प्रयास कैसे बांटेंगे, 2 भागों में। एक बांटेंगे भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल का सीधा सा मतलब होता है, भौतिकी में क्या होता है, जिसे हम पर्वत है, पठार है, मैदान है, पृथ्वी है, आकाश है, ब्रह्मांड है, जितने चीजें प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। प्रकृति हमें, मानो कि प्रकृति नहीं प्रदान किया हुआ है, तो जितनी चीजें डायरेक्ट प्रकृति द्वारा प्रदत्त है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल विषय में जैसे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे बना, तारे क्या हैं, नक्षत्र क्या हैं। तो इन सब सारे से सवाल बिहार दरोगा में कम पूछे जाते हैं। लेकिन भौतिक भूगोल अगर हम लोग बात करें तो भौतिक भूगोल का क्षेत्र व्यापक है। जैसे मैंने कहा कि आपको पढ़ना है भारत का भूगोल, बताया ना कि भारत का भूगोल आपको पढ़ना है, तो भारत के भूगोल में भौतिक भूगोल है कि नहीं है। भारत में हम लोग हिमालय को पढ़ रहे हैं, हिमालय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ और इसका मुहाना कहाँ है। मुहाना का मतलब होता है कि कोई भी नदी जब दूसरे जल स्रोत में मिल जाती है, जैसे गंगा नदी का मुहाना कहाँ कहलाएगा, बंगाल की खाड़ी, गंगा गिरती है। कोसी नदी का मुहाना कहाँ होगा, गंगा जी। पुनपुन का मुहाना कहाँ होगा, गंगा। सोन का मुहाना कहाँ होगा, गंगा।
मतलब कि कोई नदी जब दूसरे जलाशय में या जल स्रोत में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसका मुहाना कहते हैं। और उद्गम का मतलब कि जहां से वो निकल रही है। गंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड में कहां से? गंगोत्री से, ठीक ना। तो गंगोत्री से क्या हुआ? उद्गम। और मुहाना क्या हुआ? बंगाल की खाड़ी। कहां बंगाल खाड़ी कहां है, किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। तो ये नदी का उद्गम। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें एक बता दें कि नदी अपने उद्गम से लेकर के मुहाने तक जितने जल को प्रवाहित करती है और जैसा जैसा मार्ग बना के चलती है उसे उसका कहते हैं अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज सिस्टम। नदी का अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि नदी जहां से निकली और जहां पे गिरी, जिस क्षेत्र में जैसे जैसे होकर घूमती गई, जो आकृतियां बनाई, फ्लड लाई, बाढ़ का मैदान बनाई, जो कुछ किया, उस सब का कहलाता है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। तो चलिए ये हम समझा रहे थे भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हम नदी पढ़ें, वर्षा पढ़ें, पर्वत पढ़ें, पठार पढ़ें, क्या कहलाएगा? ये सारा भौतिक भूगोल का पाठ है। मानव भूगोल, मानव भूगोल में मानव की उत्पत्ति से लेकर हम कैसे उत्पन्न हुए। चलिए एक थोड़ा सा मजे की बताता हूं। हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, चाहे ऑनलाइन में जितने भी एडमिशन अभी 400 बच्चे लिए हुए हैं, बहुत जल्दी एडमिशन होता है ऑनलाइन में, तो आप ये बताएं कि आप में से सब अलग अलग जाति के होंगे। पहले दो बड़े समुदाय में हम बांटते हैं, मुस्लिम हिंदू, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं। फिर आ जाते हैं केवल भारत में हिंदू में, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इसमें भी कई पार्ट हैं। अब भूगोल देखिए, भूगोल जो होता है इन चीजों को बैन कर देता है। भूगोल में जब पढ़िएगा मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कैसे बना, तो आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य के पूर्वज कौन थे? बंदर की कपी। आपसे सवाल आ जाएगा कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे कि कपी थे? कपी थे। बंदर आज भी बंदर हैं और कपी में बहुत चेंजिंग हो जाता है। तब मनुष्य की उत्पत्ति क्या हुआ है? कपी से हुआ है। अब जरा ये बताइए कि लोग कहता है कि लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, गोईठा मत खाओ, फलना मत खाओ। मनुष्य जब पहली बार चलने लायक हो गया, दो पैरों पर चलना शुरू किया, तो क्या किया? सामने जो मिला खाया, फल भी तोड़ के खाया, पेड़ों की जड़ और कंदमूल भी खाया, और जानवरों को मार के भी खाया। तो उस समय ना ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय था, ना लहसुन प्याज से उसको दिक्कत था। दिक्कत कब हुआ? जब लोग सभ्य होते चले गए। मानव भूगोल में मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर उसका रहन सहन, खान पान, बोलचाल, वेशभूषा, संस्कृति, कल्चर, इकोनॉमी, वो कैसे पैसे कमाता है, ये सारे मानव भूगोल में क्या करते हैं हम लोग? पढ़ते हैं। जैसे एक सामान्य सी बात देखिए, नदी किनारे रहने वाला व्यक्ति तैरना जानता है कि नहीं जानता है? एकदम तैरेगा। उत्तरी बिहार में फ्लड एरिया है, बाढ़ से बचने के लिए लोग तैरना क्या हो जाते हैं? सीख लेते हैं। और दक्षिणी बिहार के लोग गड्ढा में भी डूब जाएंगे, क्योंकि उनको नदी से मतलब नहीं हो, फ्लड नहीं देखे हैं। दूसरा देखिए, समुद्र किनारे रहने वाला व्यक्ति क्या होता है? मछुआरा होता है। उसके पास क्या काम है? समुद्र में देखा कि मछली आ रही है, उसको पकड़ा, बेचा, खाया। मछुआरे की जो बस्ती होती है कोस्टल एरिया में होता है, समुद्र तट के किनारे होता है। लेकिन एक विशुद्ध पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला क्या करेगा? वो दो चीज देखा है, वो केवल वन देखा है। क्या देखा है? अब जम्मू कश्मीर रहने वाले लोग, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग क्या करते हैं? बागानी कृषि करते हैं। वो सेब तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, वो अखरोट का फल लगाएंगे। तो मनुष्य जो है वो किस क्षेत्र में कौन सा काम कर रहा है, वो प्रकृति तय कर देती है। जहां पर विशुद्ध मैदान हो, एक मुट्ठी कोई जंगल से कुछ बीज लेके आ रहा था, उसका बीज गिर गया, भूला गया कहां गिरा है, दोबारा गया तो देखा कि तो वहीं उगा हुआ है। खेती का आरंभ ऐसे हुआ था। कैसे हुआ था? बीज को दूसरे से छुपाने के लिए, उस समय गुजर नहीं था ना फ्रिज था, तो अपने लिए बोला कि हम तो अब कल सुबह होगा, कुछ इकट्ठा करके जमीन में दबा दिया, और कबीला आगे बढ़ गया और भूल गया, दोबारा जो है कि जो मैंने चीज छुपाया था तो वहीं उगा हुआ है। कृषि शुरुआत ऐसे हुई थी, बीज को छुपाने से हुई थी। तो मतलब कि मैंने भूगोल के दो पार्ट जो बांटे हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल सीधे प्रकृति की नेमत है, और मानव भूगोल में मानव की उत्पत्ति से लेकर के उसकी बहुत चीजें, जैसे देखिए होता है आर्थिक भूगोल, होता है सांस्कृतिक भूगोल, होता है ना,
जनसंख्या भूगोल होता है, राजनीतिक भूगोल होता है। तो टोटल भूगोल को मैंने कितने भाग बांटा है, हमने पढ़ा है। आईएएस के लिए जब पढ़िएगा आप, यूपीएससी के लिए, अब तो सब बच्चे क्या करते हैं ना, कैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्लास में बैठे इतने बच्चे, ऑनलाइन में 400 इंक्वायरी हो चुका, एडमिशन हो रहा है। तो बड़ी बात यह है कि आज बच्चे रजाई में घुसे हुए हैं और सोचते हैं ना कि एक लड़की यूपीएससी टॉप की थी, घर में मोबाइल पढ़ के हम भी हो जाएंगे। अरे एक व्यक्ति तो बिना शादीशुदा जोगी हो गया, वो मोदी हो गया, तभी हो जाइएगा। कभी भी आप लोग जो है ना, उसके फेरा मत रहिए कि फलना का हुआ तो मेरा हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा। तो मतलब यही है कि अगर दरोगा का एग्जाम आपको निकालना है या आपको जीए सीखना है तो आपको 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। भूगोल एक ऐसा विषय है कि पढ़ने में बड़ी मजा आता है। और आपने सिनेमा देखा होगा 3 इडियट, मजा जहां आएगा वहीं आनंद आएगा। जैसे आप बोझ लेके पढ़ोगे ना तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। दौड़ने चलेगा, बोलेगा ससुरा कौन दौड़ेगा 1600 मील, छोड़ देते हैं इसको, दूसरा तैयारी एईडीओ है उसी को मार देते हैं। ना एईडीओ होगा ना दरोगा होगा। एक कहावत है, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। और 2 नाव पे चढ़ना, बाकी आप लोगों को पता है क्या होता है। तो मतलब यह है कि जब आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो रेगुलरिटी क्या होनी चाहिए, जरूरी है। देखिए 2 चीज होती है, और मैं तो भूगोल तो आपको सिखा दूं कि बहुत याद हो जाएगा। 2 चीजें मैं आपको और बताऊंगा। देखिए एक होता है नीति, ठीक है, एक होता है नियति। इसी में एक प्लस कर देंगे नियत। लोग कहता है कि नियति भगवान बना के भेजते हैं, किसी के लिए तय होता है नियति, वही होता है जो नियति है, तय है। लेकिन नीति और नियत जब आप बना लेंगे, नीति क्या होता है, एक रोड मैप होता है। जैसे नीति है, ये टेक्निकल चीज है कि हमको सुबह 6 बजे उठ जाना है, आधा घंटा में हमको ब्रश व्रश फ्रेश करके नहा लेना है। जो विद्यार्थी 6:30 बजे तक अपने आप को फ्रेश महसूस कर लेगा, उसका दिन का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 6:30 बजे सोचता है कि सुबह उठ के हम चना का गुड़ खा लें, उसका 12-1 बजे तक काम क्या हो गया, टंच हो गया। चना गुड़ खा लिया ना। घोड़ा दुनिया के कोई भी हॉर्स पावर, हाथी पावर में या चीता पावर में, टाइगर पावर नहीं बांटते हैं, हॉर्स पावर में। और हॉर्स का भोजन क्या होता है, चना, चना होता है। तो चने खाने वाले विद्यार्थी पेट साफ रहेगा, ताकत रहेगा, गुड़ से एनर्जी आएगा, सब कुछ रहेगा। तो नीति बनाइए कि हमको सुबह उठना है, फ्रेश होना है, चना गुड़ जो भी नाश्ता बढ़िया उसको हम नाश्ता कर लेते हैं, और हमको 5 घंटा पढ़ के फिर दूसरा भोजन के फेरा में पढ़ना है। 1 घंटा आराम भी दोपहर में कर लेना चाहिए विद्यार्थी को। तो ये नीति हुआ। हमको पढ़ना है कि हमको 7 विषय 8 विषय पढ़ने हैं। तो हमको ये नहीं कि एक विषय आज पढ़ेंगे, 2 विषय कल पढ़ेंगे। आपके पास 24 घंटा है। एक चीज और देखिए, 24 घंटा है ना जी आपके पास। 24 घंटा में विद्यार्थी को नींद कैसा होना चाहिए, 24 घंटा में विद्यार्थी को कितना सोना चाहिए, अल्पहारी और स्वान निंद्रा कहा गया है। भोजन कम, स्वान कहते हैं डॉग को। थोड़ा सा भी आवाज हुआ फट से क्या हो गया, विद्यार्थी सोया हुआ है, लगता है कि नहीं यार हमारा तो ये विषय कम रह गया है, फट से उठ के क्या करेगा, वो पढ़ना शुरू कर देगा। हम लोग किए हैं, एग्जाम देने यूपीएससी मेंस गए तो बोले कि नहीं यार ये थोड़ा लग रहा है कि दिमाग में रात में घूम रहा है, नींद आ नहीं रही है, उठ के देख लिए। अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि सपने वही सच होते हैं जो जाग के देखा जाता है। रात में तो सब घूमता है कैटरीना कैफ के साथ में सपना में, लेकिन दिन में जो सपना देखा जाता है उसकी नीति बन जाती है। तो नीति आपकी होनी चाहिए कि हमको कर लेना है। नियत, नियत क्या होता है, होता है कि तुम्हारा नियत खराब है, तुम्हारा नियत बुरा है। आपका नियत अगर खराब है, नियत खराब का मतलब ये नहीं कि दूसरा के आप नुकसान चाह रहे हैं, आप अपना नुकसान सोच रहे हैं। नियत सोचे कि यार बगल में तो खिड़की पर लड़की बड़ा बढ़िया दिख रही थी, हमको उठ के देखना है, वो चली जाएगी कोचिंग फिर दिखेगी नहीं। नियत यह है कि यार चलो ना हो जाएगा ना, माने नियत अपने आप में आपका खराब है कि हम अपने आप को ठीक नहीं होने देते हैं। नीति टेक्निकल चीज होता है और नियत भावनात्मक चीज होता है। तो आपकी भावनात्मक बातें आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, जैसे लगता है कि नहीं भाई मेरे पिता हमको पटना भेजे हैं, वो कैसे 6,000 रुपया भेजते हैं पढ़ने के लिए वो ही जानते हैं।
तो आपकी नियत आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति सही हो जाएगी। ये बात डेली रात में, मैंने क्या कहा, रात्रि के समय जब आपको नींद आ रही है तो आप 4 लाइन लिखिए डायरी में कि हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया है। आपको 2 दिन में आपका भक फट जाएगा। जब लिखोगे ना कि हम सुबह उठे आराम से 8-9 बजे, गधा की तरह भर पे ठूस लिए दाल भात चोखा, फिर नींद मार लिए, शाम को फलानमा या लॉज में कचर कचर किए, फिर गंगा जी घूमने चले गए, तनी मुनी ताक झाँक कर लिए, वो लिखिए ना शाम को, आपको 4 दिन में आपको टाइट कर देगा वो। हम देखना चाहते हैं, आप लोग डायरी लिखिए, तो हम पेज देते हैं आप लोग क्या किए दिन भर में। तो नियत अगर सही रहेगी तो नियति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे एक चीज और आते हैं, भूगोल विषय की बात है। भूगोल विषय में 2 बातें हैं, एक होता है निश्चयवादी, एक होता है नियतिवादी, वही होता है, एक होता है संभावनावाद। भूगोल विषय में 3 वाद दिए गए हैं, नियतिवादी या निश्चयवादी से हम लोग प्रकृतिवाद भी कहते हैं, दूसरा होता है संभावनावाद, और तीसरा होता है रुको और जाओ नियतिवाद। थोड़ा समझिएगा इसको, आपको बढ़िया समझा के तब आगे बढ़ते हैं। भूगोल में वाद जो है, जिसको हम लोग विवाद कहते हैं, 3 है। एक होता है निश्चयवाद, निश्चय क्या होता है, जो निश्चित कर दिया गया है। दूसरा होता है संभावनावाद, ये आप पर बड़ी काम करता है। और तीसरा करता है रुको और जाओ या नवनियतिवाद, रुको और जाओ या नवनियति माने नया नियतिवाद। समझिए इसको, तब भूगोल आसान हो जाएगा आपको पढ़ना। निश्चयवाद, समुद्र में आप तैर करके लंदन जा सकते हैं। मनुष्य पर एक सोचने वाला व्यक्ति होता है कि प्रकृति ने हमको तय कर दिया है कि आपके लिए बेटा यही है, आप यही कर सकते हो। जैसे एक मजदूर का बेटा सोचता है कि यार हम कैसे आईएएस बनेंगे, हम कैसे बिहार का सीएम बन जाएंगे। और निश्चयवादी है, सोचा है कि बाप गरीब तो साला हम कैसे अमीर हो जाएंगे, वो उसी में जिंदगी गुजार देता है। वो सोचता है कि हम सूत्र हैं, हम वेद कैसे पढ़ेंगे, वो सोच लिया दिमाग में। मनुष्य बता देता हूं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन वही एक सोचता है क्या हुआ, गरीब में मैंने जन्म लिया, मुझे गरीब में मरना नहीं है। वो अमीर बनने के लिए, वो शिक्षित होने के लिए वो सारा कदम उठाएगा। भीमराव अंबेडकर उस समय अकेले दलित नहीं थे ना, दलितों की संख्या हजारों लाखों में थी। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने अपने दिमाग में ये बत्ती जला लिया था कि मैं दलित नहीं रहूंगा, मैं ज्ञान अर्जित करूंगा। आप अगर भीमराव अंबेडकर पर एक सीरियल देखते हैं तो उसमें उनको दबाने के लिए ऊंचे कुल के लोग ने कितना प्रयास किया, माने कि ये आगे नहीं बढ़े। लेकिन उसी ऊंचे कुल में कुछ ऐसे भी लोग थे कि नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। एक दबाना चाह रहा था, एक उठाना चाह रहा था, और ये भी उठना चाह रहे थे। तो दबाने वाला सिंगल हो गया, उठने वाला और उठाने वाला मिलकर प्लस भारी पड़ गया, और अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। अंबेडकर को जिसने अंबेडकर बनाया संसद में, कांग्रेस, उसी ने अंबेडकर को हराया भी। बंबई प्रेसिडेंसी में उनके विरुद्ध अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, हरवा दिया। वो बात की बात है, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तो निश्चयवाद का मतलब होता है कि निश्चयवादी सोचते हैं कि प्रकृति ने नियत कर दिया है कि हमको यही करना है। हिमालय पर नहीं चढ़ पाएंगे लोग, चढ़ पाएंगे, कहती है कि वहां पर ऑक्सीजन कम है, लोग मर जाएंगे। लेकिन फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए। कुमारी संतोष यादव कई बार चढ़ गई। उन्होंने प्रकृति से क्या किया, लड़ा। आप अपने हालात से लड़ोगे, यही निश्चयवादी में संभावना में आ जाते हैं। अपने हालात से लड़ोगे, अपने नींद से लड़ोगे, अपने आलस्य से लड़ोगे, अपनी जड़ता से लड़ोगे, तो आप डेवलप करोगे, और नहीं तो जड़ता में जियो, मरो। तो ये निश्चयवादी का मतलब ये हुआ कि पहले मनुष्य क्या करता था, लकड़ी से, फावड़े से जमीन खोदता था। धीरे धीरे हल आया, ट्रैक्टर आया, जेसीबी आया, हार्वेस्टर। मनुष्य अपनी संभावनाओं को बढ़ाता गया। समुद्र को न सिर्फ पार किया, बल्कि समुद्र के गहराई में जाकर वहां से हीरे रत्न जवाहरात भी निकालना शुरू कर दिया। जिस समुद्र को देख के लोग डरता था, जिस आकाश की ऊंचाई में केवल चिड़ियों को देख के लोग आनंद लेते थे, उस आकाश की ऊंचाई को भी नापा।
जिस सूर्य की गर्मी से लोग गर्मी के दिनों में परेशान हो जाते हैं, उस सूर्य क्या क्या बना हुआ है हाइड्रोजन हीलियम से, उसके बारे में पता लगा लिया। कई दूसरे ग्रहों पर अपने उपग्रह और अपने सैटेलाइट और यान भी भेज दिए। ये क्या कहता है? संभावनावाद। भारत में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, हरित क्रांति नहीं हुआ था, हरित क्रांति भारत में कब हुआ था, कौन बताएगा? बिल्कुल 1966 से 69 के बीच में भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। किस फसल में हुआ था? गेहूं में। या बाद में कौन फसल आया? चावल। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन गेहूं और चावल में हुआ, लेकिन सभी क्षेत्रों में अब प्रयास किया जा रहा है कि हो जाए। हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग। बिल्कुल सही बात है। तो भारत में MS स्वामीनाथन जो थे, वो मैक्सिको से गेहूं के बीज लाए थे। सब देखिए, अब जितना भी बोल रहा हूं सब क्वेश्चन ही है। जब मैक्सिको से गेहूं के बीज लाए तो उस समय क्या किया गया कि जब हम लोग उस सीड्स को लगाए, उसको हाइब्रिड बीज बोलते हैं, संकर बीज हिंदी में, तो उसके लिए उचित पानी, उचित खाद और उचित कीटनाशक की आवश्यकता थी। माने समय पर बढ़िया बीज हो गया, बढ़िया खाद हो गया, और बढ़िया सिंचाई हो गया, बढ़िया कीटनाशक हो गया। ये सब मिलके ही पहली बार में भारत में गेहूं के फसल में 25% का उत्पादन हुआ था, बढ़ गया था। जैसे अगर 100 किलो हो रहा था, कितना हो गया? 125 किलो। बाद में इसको और बढ़ाया गया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप सिहर जाइएगा। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन लगभग 2300 से 2400 किलोग्राम है। कितना है? 2324 प्रति हेक्टेयर। लेकिन जानते हैं चीन में कितना है? 5,500 से 6,000। तो अगर हम डिवाइड करें तो भारत से लगभग 2.5 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो आपका खेत से अगर 2 बीघा खेत से अगर मान लीजिए कि अगर 100 क्विंटल कमाते हैं, उगाते हैं, मान 100 क्विंटल नहीं होता, कितना होगा जी 1 क्विंटल में? मान लीजिए कि 40 मन है, 40 मन धान जाता है, तो हम लोग 40 में यही मान के चलेंगे कि 2 बीघा खेत में 80 मन धान हुआ, यही ना हुआ जी। हालांकि हम लोग का दक्षिण में 60 मन जाता है, हम 100 मन मान लिए, 100 मन मान लिए 2 बीघा में। लेकिन इसको हम कितना बढ़ा सकते हैं? 3 गुना। तो 300 मन बढ़ाने की क्षमता हमारे भारत में है, और इस पर कार्य हो रहा है, क्योंकि आपके बगल में चाइना कर रहा है। भारत में कपास का उत्पादन का पता है कॉटन कितना लंबा होता है हमारे यहाँ? भारत कपास 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा, इतना सा बस रुआ के लंबाई होगा। लेकिन अब चला जाइए तो दूसरा में, मिस्र में चला जाइए, मिस्र के कपास को दुनिया का उत्तम कपास माना जाता है, 6-6 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो उसका जो कपास का रेशा होगा, उससे क्या बनता है? सबसे महंगा कॉटन बनता है, सबसे महंगा कॉटन बनता है। तो भारत में अभी कृषि क्षेत्र में डेवलप करने की 2 से 3 गुना संभावना है। तो ये क्या कहलाता है? संभावनावाद। आप लगातार पिछला कई रिजल्ट गिरा दिए, रिजल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अभी आपको हिम्मत है कि हम कर लेंगे, तो ये संभावनावाद हुआ। अब देखो, इसमें समझा ही देते हैं जब टॉपिक निकाले हैं तो। नियतिवाद की मतलब कि हम खाद ज्यादा डालेंगे, कीटनाशक ज्यादा डालेंगे, तो हमारा खेत का हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बिना खाद, बिना उर्वरक डाले हुए, बिना कीटनाशक डाले हुए जो हम लोग खेती करते हैं, क्या हुआ? नियतिवाद हुआ। प्रकृति ने मिट्टी दिया है, बीज बोए डाल काट लिए। लेकिन संभावनावाद कहते हैं कि नहीं, हम खूब NPK डालेंगे, खूब सिंचाई करेंगे। बिहार में गेहूं पड़ता है 2 से 3 बार, और पंजाब में गेहूं पड़ता है 5 बार। प्रति हेक्टेयर गेहूं और चावल में पंजाब दोनों आगे है ना जी। आप अपने गेहूं 5 बार, आपको पगला गया है क्या? आप अपने गांव में 5 बार गेहूं पटाएंगे ना 3 महीना में, तो बोलेंगे घर में 100 पगला गया है। आप अपने कट्ठा में 2 किलो खाद डालते हैं, वो 10 किलो डालता है, बोलेंगे पगला गया, खेत बर्बाद करेगा। पंजाब इसीलिए पंजाब है, हरियाणा इसीलिए हरियाणा है, गुजरात इसीलिए गुजरात है, पश्चिमी यूपी इसीलिए पश्चिमी यूपी है, बिहार आज भी सड़ रहा है। अब संभावनावाद कह रहा है कि मनुष्य को आराम करने के लिए सोफा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सोफा के लिए लकड़ी काटेगा, बिल्डिंग इमारतें बना रहे हैं, लकड़ी काटो, मतलब कि जीवाश्म ईंधन इतना कर दिए कि प्रकृति में प्रदूषण बढ़ गया, जंगल खत्म हो गया, सब लगता है कि प्रकृति नष्ट हो जाएगी। संभावनावाद वालों ने सभी जगह संभव कर दिया। ये हिमालय गंदा कर दिया, अंतरिक्ष गंदा कर दिया, नदियां गंदा कर दी।
नहीं गंदा कर दिए, जमुना मैली हो गई, गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई, सब ये संभावनावाद वाले कर दिए कि हम एकदम हाचाड़ के सब कुछ निकालेंगे, सब तहस नहस। तब तीसरा ये बोला, इसके वैज्ञानिक बोले कि नहीं ये गलत हो रहा है, नदी पर डैम बनाएंगे तो बिजली तो मिलेगी लेकिन पीछे का सारा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। दोनों में लड़ाई होने लगा। तब तीसरा आया ग्रिफिथ टेलर का नवनियतिवाद, बोला कि नहीं, मनुष्य अगर प्रकृति पर आधारित रहेगी तो इतनी बढ़िया 7-8 अरब की जनसंख्या भूखे मर जाएगी। प्लास्टिक अगर नहीं किनेंगे तो कितना लोगों को थैला से बेचा जाएगा। तो ये बोला कि रुक जाओ, तुम सोचो और तब आगे बढ़ो। नवनियतिवाद कहता है कि मनुष्य एक ऐसे चौराहे पर आके खड़ा हो गया कि उसको सोच के अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यह नवनियतिवाद, मतलब कि नहीं तो हम अस्थावर रह सकते हैं और नहीं प्रकृति का लगातार विदोहन करते रहेंगे, बीच का मार क्या करेंगे। अगर हम लोग जंगल में एक लकड़ी काटेंगे तो बदले में 5 को लगाना होगा। अगर हम लोग के जीवाश्म ईंधन चाहिए ही चाहिए तो उसके बदले में हमको परमाणु ईंधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक ईंधन की व्यवस्था पड़ने जिससे बैटरी पर चालित हो जाएगा। तो विकास रोक नहीं सकते लेकिन उसका पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। ये संभावनावाद है, सॉरी नवनियतिवाद है। बताइए, अगर इस अशोक राजपथ में अगर केवल डीजल की ही गाड़ियां चलती रही, सीएनजी नहीं है तो क्या होगा। आप लोग नहीं देखे हो, हम लोग पटना में रहो गया लगभग 28 साल, मैंने 98-99 में यहाँ पर 2001 के पहले हम लोग जब पढ़ते थे पटना कॉलेज में और रहते थे पथरी घाट में, तो टेम्पू में बैठ के धुआं से पगला जाता था, किरासन डाल देता था, मिट्टी तेल, मैंने आंख लाल हो जाएगा। आज देखिए तो एकदम सब जब ओवरब्रिज बन गए तो एकदम गाड़ियाँ निकल जा रही है। तो ये है भूगोल में बात। तो भूगोल विषय में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि हम लोग यूपीएससी के टीचर हैं, जब भी छुएंगे तो थोड़ा सा डिटेल चले ही जाएंगे। इसलिए मैंने एक ट्रिक निकाला है, जब हम मुखड़ी पढ़ाएंगे ना तो एक एक विषय पर आपको रात हो जाएगा और ख़त्म टॉपिक नहीं होगा। हम लोग खड़े खड़े यूपीएससी पूरा क्वेश्चन लिखवा देंगे आपको। लेकिन इसलिए मैंने ट्रिक निकाला, पीपीटी। मैंने पहले से तैयार नोट्स है जिस पर हम लोग तेजी से क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आपको समझ भी आएगा और क्लियरेंस भी हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग ये भी इतना ही जानते हैं कि भूगोल को हम लोग 2 पार्टों में बांटा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और दरोगा में सबसे बेसी सवाल रहेगा भारत के भूगोल से और बिहार के भूगोल से रहेगा। तो हम लोग पहले बाप पर आते हैं, भारत के भूगोल पर आते हैं, तब बिहार में आएंगे। अब आइए, कुछ समझ में आया कि बोर हुए आप लोग? तो बस मजे लेके पढ़ते रहिए, बोर मत होइए। ज़्यादा लिखने ये सब आपको हम डाल देंगे, आपके अथी मोबाइल पे चला जाएगा या दोबारा वीडियो देख समझ में आ जाएगा। देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा कि भारत अपने पहली बार अस्तित्व में कब आया, सवाल सीधा रहेगा, भारत वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में कब आया? घबराइए मत, सीधे बोलिए जो मन में है। 15 अगस्त 1947। मैंने वर्तमान पूछा है ना, जो वर्तमान स्वरूप है भारत कब आया, यही लड़के कंफ्यूज कर रहे हैं, जानते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं कि सर क्या कहेंगे। वर्तमान स्वरूप में हम आज की बात कर रहे हैं ना, तो आज का जो हमारा स्वरूप है देश के आज़ाद होने के बाद आया। लेकिन इसके बाद भी बाउंड्रियों में सुधार होता रहा। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में जितने भी इनक्लेव्स थे उनमें सुधार किया गया। अब भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत का बाउंड्री क्या है, ये सारे कुछ पहले एक मैप से आप देखिए। मैप में आप देख रहे हैं कि इसे हम लोग कहते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, देख रहे हैं ना लोगों, माने लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये कब अलग हुए, सवाल यहीं आ जाएगा। कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में कब बांटा गया? 2019 में ना, तारीख क्या था? 5 फरवरी था। हाँ, पढ़ रहा लड़का। तो 2019 में हम लोग ये जो जम्मू और कश्मीर पूरा था डिवीजन था, इसको 2 भाग बांट गए। अब यहाँ चालाकी देखिए क्यों बांटा गया, चालाकी देखिए, चालाकी क्या था, क्यों बांट दिया गया। यूनियन टेरिटरीज बनाने का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट केंद्र की निगरानी में हो। किसका होगा? भले वहां मुख्यमंत्री चुने गए, कौन है मुख्यमंत्री वहां के? उमर अब्दुल्ला की फारूक अब्दुल्ला? उमर अब्दुल्ला है। फारूक अब्दुल्ला के क्या है, इनकी तीसरी पीढ़ी शासन कर रही है। अब आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में ये जो भारत हमारा जम्मू कश्मीर है,
थोड़ा ये पहले मैप आपको क्लियर कर दें, कितना आपके पास बचा हुआ है। देखिए यहां से हम लोग चलेंगे, दो लाइन होता है यहाँ पर, एक होता है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 48 में जो युद्ध हुआ, फिर 65 में युद्ध हुआ, तो 48 के युद्ध के बाद ही यहां पर इनके कबायली सेना ने आकर क्या किया? हमला कर दिया और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। मैंने ये जो मैं आपको डॉटेड लाइन बता रहा हूं, ये सभी किसके हिस्से में है? अभी पाकिस्तान के। ये जो पूरा एरिया है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, POK कहलाता है। लेकिन जो ये लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। इसके बारे में तेजस्वी यादव को पता नहीं था। वो लाइन ऑफ कंट्रोल को POK कह रहे थे। अब POK को क्या कह रहे थे? LOC कह रहे थे। तो अब आप लोग एक पढ़ लिख करके जाओ, जैसे मान लें कि आपको तेजस्वी यादव को हम लोग बना दिए, डायरेक्ट हम कहते हैं, हमको लाज शर्म क्या इसमें, जो नहीं पढ़ा उसको नहीं अनपढ़ ही कहेंगे, उनको भेज दिया जाए, सीमा विवाद वाला कोई मंत्रालय बना दिया जाए, उनको भेज दिया। उनको यही नहीं पता है कि क्या है, तो अफसर बताएगा कि सर देखिए ऐसे होता है। तो जो आपको लाइन, तो फिर मंत्री की जरूरत क्या है भाई? वही नहीं सब कर लेगा। यही जान लीजिए, अधिकांश अफसर ही काम करते हैं, मंत्री केवल रबर स्टाम्प होते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन हमको मंत्री बना दिया जाए तो हमको पता है कि भारत में कहां पर क्या है, नहीं दुनिया में कहां पर क्या है पता है, फ्लड का सोल्यूशन कैसे क्या होगा। लेकिन हमारे पास 5 करोड़ रुपया देकर टिकट लेने की क्षमता नहीं है, अगर है भी तो नहीं लगे, निर्दलीय लड़के जीत जाएंगे। तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब यही था कि ये भी एक गलती थी किसकी? नेहरू जी की। ये बताइए, हमारे सामने वो पिलपिला आदमी खड़ा हो जाए और हमको मारे और हम कहे भैया हो बचाओ, तो लोग हमको क्या बोलेगा? अब जो सोच रहे हैं वही बोलेगा, डरपोक बोलेगा, मौग बोलेगा, कायर बोलेगा। अरे छोट है आपसे, उसका औकात नहीं है, नहीं होता है कुकुरा हाथिया के पास जाके भोंग भोंग कर रहा है, अब बेचारा हाथी जा रहा है, एक लात दे देगा तो क्या हो जाऊंगा? कहानी खत्म। पाकिस्तान का कंडीशन उस समय वही था, भारत के पैसे से टेंट लगा, भारत के पैसे से भोजन लगा, आओ आपको भांग भांग कर रहा है और आप कह रहे हैं भैया हो बचाओ। चले गए यूनाइटेड नेशन में तो बोल दिया ठीक है युद्ध विराम कीजिए, जो जहां पर है वहीं रह जाएगा। तो जो जहां है वहीं पर रह गया तो हो गया क्या? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया। इसके बाद भी लोग नहीं समझे, बेवकूफ। 71 के युद्ध में जब बांग्लादेश से अलग कर दिया गया पाकिस्तान से, मैंने पूर्वी पाकिस्तान को कर दिया गया, तो लगभग 92,000 सैनिक हमारे यहाँ 2 महीना बैठे खा रहे थे। उनका बेल्ट, उनका हथियार, उनका वर्दी जमा था। उस समय भी कर सकते थे कि हम आपको 92,000 तभी लौटाएंगे जब हमारे दे दोगे। उस समय कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तो ये राजनीतिक भूगोल का पाठ है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ा जाता है कि राष्ट्र के निर्माण कैसे होता है, संघवाद क्या होता है, UPSC में। तो चलिए ज्यादा नहीं जाता, तो ये हो गया LOC। अब हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो क्या था? 62 में इसका विकास किया गया। सिर्फ यहीं पर नहीं, यहां पर भी ये अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ जमीन और यहां का जमीन मिला के लगभग 48,000 कितना वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन बैठा हुआ है, और 1/3 पर कौन बैठा है वहां पर? पाकिस्तान बैठा हुआ है। उस समय ना भाजपा था, ना नरेंद्र मोदी थे, ना जोगी बाबा थे, दोनों समय कांग्रेस शासन थे। जम्मू एंड कश्मीर का 1/3 और अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया को लेकर के इसको हम लोग बोलते हैं नेफा क्षेत्र, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन बोलते हैं इसको, ठीक ना। इससे क्या होता है? ईस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्षेत्र में और इस क्षेत्र को मिला के लगभग 48,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर चीन बैठा हुआ है, और इधर 1/3 में कौन बैठा हुआ है? पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो ये बाउंड्री हमारा तहस नहस हो गया। दुनिया के कई ऐसे मैप देखेंगे तो वहां पे यही भारत का ऐसा नहीं मैप दिखता है, यहां से ऐसे काट कर सही दिखा देगा। अब यहां पर बांग्लादेश की जब उदय हो गई, ये बांग्लादेश देखिए भारत के बीचों बीच में है, लगभग 3 ओर से भारत है कि नहीं है। यहां से बे ऑफ बंगाल है,
त्रिपुरा एक ऐसा जगह है, राज्य, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो उसकी बाउंड्री लाइन को हम लोग जीरो बाउंड्री लाइन बोलते हैं। सवाल पूछ सकता है। तो ये सब वर्तमान भारत की कहानी है। अब इसमें कौन कितना क्या है, कौन स्टेट कहाँ है, आपको याद होना चाहिए। जैसे हम लोग कभी जब पढ़ते थे, चाहे याद भी, कि हम लोग ऐसे रख दिए तो पता था कौन स्टेट है, वो आपको ही पता होना चाहिए। तो इस मैप को आप लोग जरूर देखिएगा, आपको PDF में मिल जाएगा, हम डाल देंगे आपके मोबाइल पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आप लोग को याद करने वाला चीज, देखिए भारत की जो सीमा है, सवाल यहां से आता है। सीमाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक प्राकृतिक सीमाएं, 2 देशों के बीच में नदी है, पहाड़ है, बांट दिए ना। हिमालय हमारा क्या करता है, चीन और भारत के बीच में बहुत बड़ा एक प्राकृतिक सीमा है कि नहीं है। तो प्राकृतिक सीमाएं का मतलब हुआ कि ये संधियों, युद्धों द्वारा निर्धारित होता है। जैसे भाई युद्ध हो गया तो भाई समुद्र मान लिए, पर्वत है, मरुस्थल है, दलदली एरिया है, नदी है, ये दोनों दिशाओं के बीच में क्या करती है, सीमा बना देती है या नहीं बनाती है। तो ये प्राकृतिक सीमाएं कहलाती हैं। और कृत्रिम सीमाएं कि स्थलीय सीमा पर उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश स्थित है। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। लाइन का चिचरी पारते हैं। वो लाइन होता है कि पिलर गाड़ दिया था, क्या क्या दिया है, पिलर। जैसे पिलर नंबर फलना, पिलर नंबर चिलना, और 2 पिलरों के बीच में ऑटोमेटिक आंख देखने पर सीधी लाइन हो जाएगी। तो इन पिलर के माध्यम से, फेंस के माध्यम से, फेंस माने क्या होता है, जाली, लोहे की तार की कटीली जाली लगाना, फेंस के माध्यम से, बाउंड्री के माध्यम से। चाइना बहुत बड़ा दीवार बना दिया था, वाल ऑफ चाइना नाम सुने हैं ना, वैसा दीवार भारतों में है। कहाँ पर, राजगीर में जाओ, राजगीर की पहाड़ी में बहुत लंबा लंबा दीवार है, कभी चढ़ के घूमो आप। तो दीवार बना दी जाती है, पिलर लगा दिए जाते हैं। अभी तो वर्तमान समय में रे होता है, मैंने थी जो इजराइल होता है और फिलिस्तीन के बीच में, चाहे जो दूसरे हमास वगैरह इलाका है, वहाँ रे लगा दिया है कि वहाँ पर फिट है, रे जा रहा है, जाओगे तो जल जाओगे। तो ये सब क्या है, कृत्रिम सीमा, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नहीं था, ये रियल में गुलाम भारत, गुलाम पाकिस्तान में खींचा गया था। अफगानिस्तान और भारत के बीच था ना। लेकिन जब इस क्षेत्र में कब्जा हो गया, बाउंड्री में देखिएगा लद्दाख वाला में, तो अब भारत से डायरेक्ट अफगानिस्तान नहीं लगता है। अब किस पतन से जाता है भारत को अफगानिस्तान, या तो कैसे जाएगा, सवाल दे देगा। भारत कौन बंदरगाह विकसित कर रहा है, ईरान का चबहार, नाम सुने हैं, चबहार। तो अब अफगानिस्तान जाना होगा तो हम लोग पहले डायरेक्ट भारत के ऊपर वाला कोना से चल जाते थे, लेकिन अब हम लोग चबहार पोर्ट से होके जाते हैं ईरान के माध्यम। पाकिस्तान ने अपना रास्ता बंद कर दिया है। तो डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान था, लेकिन वर्तमान में अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है, और रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब यहां देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली 2640 किलोमीटर लंबी रेखा है। कौन सी लाइन, डुरंड रेखा। इसका निर्धारण ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव मार्टिमर डुरंड और अफगान के अमीर अब्दुल रहमान खान के मध्य 12 नवंबर 1893 में हुआ था। तो 1893 में भारत आजाद था, पाकिस्तान आजाद था। तो इसलिए भारत जब आजाद नहीं था, तो ये जब रेखा खींची गई, तो मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार के जो लगभग 56 जगहों पर शासन था, उनमें भी एक था, वहां खींच दिया। और डुरंड के नामकरण डुरंड रेखा किया गया। आगे आइए, देखिए ऐसे हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ना, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे अगर समझाते चलेंगे हम लोग, तो फिर वहीं चला जाएगा। अब देखिए, इसको आपको याद कर लेना चाहिए, किस देश के साथ कितनी सीमाएं लगी हुई हैं। बांग्लादेश के साथ कितना है, 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा है। राज्य देख लीजिए, पूछेगा सवाल ये, कौन कौन राज्य है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम।
चीन के साथ कितना 3488 या कहीं कहीं 3300 भी लिखा होता है, लेकिन 3488 तब हो गया, हाँ बिल्कुल उसको लेकर के हो गया। तो इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश कितना राज्य हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो बांग्लादेश से भी 5 देश, 5 राज्य, और चीन से भी, पाकिस्तान 3323, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 1 2 3 4 5, इसको भी कितना हो गया 5 हो गया। नेपाल में कितना है जी 1751, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, म्यांमार में 1643। म्यांमार का पहले नाम क्या था बर्मा, और बर्मा का नाम पड़ा था ब्रह्म देश से। बर्मा का परिचय नाम क्या है ब्रह्म देश, और ब्रह्म किसके आराध्य हैं भारतीयों के, इसलिए बर्मा भी हमारा ही था। पूरा तिब्बत भी हमारा था, क्योंकि तिब्बत में ही क्या पड़ता है मानसरोवर, और मानसरोवर में कौन वास करते हैं, हिंदू नहीं आप लोग, मानसरोवर में वास करते हैं शंकर जी। मानसरोवर में पार्वती जी नहाती थी। अभी भी मानसरोवर के बारे में कहा जाता है कि रात्रि के समय पूर्णिमा में एक बार अपने आप उस शांत सरोवर में ऊपर जल उठ जाता है, और देखने वाला भी देखते हैं। चलिए आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को ईश्वर में विश्वास है कि नहीं है? विश्वास है धर्मेश जी आपको? आपको जी? आपको भी है? आपको भी है। हमको मान लो कि नहीं है, हमको इंटर तक बिलीव नहीं था। चलिए ये एक सवाल बताइए कि जो लोग शंकर जी पर जल नहीं ढारेंगे, लक्ष्मी जी का पूजा नहीं करेंगे, उनके यहाँ धन आएगा कि नहीं आएगा? क्रिश्चियन कौन लक्ष्मी जी का पूजा करता है? सबसे वर्ल्ड में धनी कौन है? मार्क, क्या नाम उसका जी? और अमेरिका वाला का नाम क्या है जो सबसे धनी है? टेस्ला कंपनी का मालिक, माने मुंह पर है आप लोग को। तो वो तो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करता है, शंकर जी पर जल नहीं ढारता है। अरब के मुसलमान बुर्ज खलीफा बना दिए, और यहाँ के लोग, हिंदू लोग जो रोज पूजा करते हैं, उनको 2.5 लाख का लोन चाहिए सरकार से घर बनाने के लिए। तो लक्ष्मी पूजा, मांस नहीं खाने से और शंकर जी का 4 बार जल ढारने से आपके आर्थिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने कैसे कहा कि मनुष्य जब शुरू में आया था तो मांसो खा रहा था, बाद में पंडित बोला कि ना हम मांस नहीं खाएंगे, हम खाली मूल खाएंगे, फल खाएंगे। बाद में वो कहा कि तू पंडित हवे, तू राजपूत हवे, तू अहिर हवे, तू कुर्मी हो, तू कोई हवे। किसने कहा? आदमी नहीं बनाया, कोई भगवान जाति बना के नहीं भेजा है। तो मेरा मानना है कि ईश्वर विश्वास का चीज है। क्या है? अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको ईश्वर नजर आएगा, नहीं करते हैं तो भी आप खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो हम लोग यहां से चूंकि थे, कहां से थे? बर्मा से हम लोग ब्रह्म देश पे आ गए थे। हम लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया हुआ है। लेकिन आपको थोड़ा सा लेकिन और बता देते हैं, दुनिया के जितने बड़े वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, आइंस्टीन हुए, न्यूटन हुए, चाहे जर्मनी के बड़े बड़े, या ये हुए ओपेनहाइमर जो परमाणु बम बनाए थे, पता है इनका बिलीफ किस में है? वेद में। ये नीला गमछीधारी लोग कहता है कि क्या है वेदों में, तो बाबू मैं किसी कोई भी नीला गमछीधारी हो सकता है, इतना ही कहूंगा कि उनको ज्ञान नहीं है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और इस धरातल पर भगवान को मानिए और मत मानिए, वेद माने ज्ञान को जरूर मानिए। अब विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, और वेदों में ज्ञान इतना भरा हुआ है कि ओपेनहाइमर भी जब पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसके पहले वह वेद पढ़ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड पूछी कि आप क्या पढ़ रहे हो? आप ओपेनहाइमर सिनेमा देख सकते हो यूट्यूब पर, क्या पढ़ रहे हो? तो बोला कि मैं वेद पढ़ रहा हूं, और इसमें भी बम बनाने के लिए पहले आप लोग ब्रह्मास्त्र का नाम सुने कि नहीं सुने हैं? ऐसे खींचे अर्जुन मार दिए कि फिर वो लक्ष्य को भेद के ही आएगा। आज भी जो गाइडेड मिसाइल होते हैं, क्या होता है? एक बार अगर हम धर्मेश का नाम लेके छोड़ दिए, मतलब किसी देश के किसी विमान को टारगेट कर लिया,
वो कितना भी डायरेक्शन बदलेगा मार कहीं आएगा। और ब्रह्मास्त्र किसी का नाम लेके चला दो तो क्या करेगा, उनको बिना मरले छोड़ेगा वो नहीं। यही न हुआ था, अश्वत्थामा जब मार दिया उत्तरा के गर्भ में तो उसको रोका गया, बोला कि नहीं हम, सॉरी किस पर चलाया था मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बोला कि हम दिशा बदल सकते हैं, शायद अर्जुन पर चलाया था, किस पर चलाया था, दिशा बदल सकते हैं, हमको रोकने नहीं आता है। तो दिशा बदल के उत्तरा के गर्भ कर दिया और उसको फिर मोड़ दिया गया, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिशा बदल दिया। तो आज भी क्या है कि जो गाइडेड मिसाइल होते हैं जिसका नाम जगह के लेके छोड़ दिया जाए वो जाके मरबे करेगा, तो ये गाइडेड मिसाइल होते हैं। हमारा ब्रह्मास्त्र वेदों में है। मैंने जो मूवी एक लिखा हुआ है द स्टूडेंट, जो रिलीज हो जाएगा अगले साल में लास्ट तक, काम उस पर होने जा रहा है, तो उसमें भी मैंने यहीं से लिया है, एकदम एक स्टूडेंट आप लोग की तरह है, लेकिन वो वेद का भी शिक्षा प्राप्त किया हुआ है। जैसे वर्तमान में ओपेनहाइमर अगर वेदों से शिक्षा ले सकते हैं तो हम लोग आप लोग क्यों नहीं ले सकते हैं। एनपीके से हम लोग बना सकते हैं, ब्लास्ट हुआ है ना, अभी परसों ब्लास्ट हो गया दिल्ली में, अपने आप फट गया, सैंपलिंग के दौरान फट गया, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोटक बना सकते हैं, तो प्रकृति में तो सारे तत्व तो मौजूद हैं कि नहीं है। सूर्य जैसे भयानक, उससे बड़ा कोई बम होगा? सूर्य जैसे बड़े ज्वाला के लिए प्रकृति में ही हाइड्रोजन और हीलियम उपलब्ध है कि नहीं है। आओ हाइड्रोजन और हीलियम क्या होता है, अपने आप में संलित विखंडित होते रहता है। तो नेचर से हम लोग खींच करके, अगर तंत्र है मंत्र में, और आप छोड़ेंगे तब ब्लास्ट कर जाइएगा। कैसे मुंह में हवा खींचते हैं तो लगता है कौन आ गया, वो बानों में ऊर्जा को खींचने की ताकत थी, एकत्र कर लिए और छोड़ दिया जाएगा, मार के फाड़ दिया आपको। ये सब प्रकृति है, ये सब मुझे भूगोल ने सिखाया है। भूगोल एक ऐसा विषय व्यापक क्षेत्र है कि इसको पढ़ोगे डिटेल्स तो आपका ज्ञान सांस्कृतिक भूगोल होता है। सोचिए कल्चरल ज्योग्राफी, अब कल्चरल ज्योग्राफी में पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ना, वो कल्चर पढ़ा जाता है कि अगर वहां पे फलाना संस्कृति है, फलाना धर्म है, तो कैसे हुआ। केवल हिस्ट्री में नहीं है, कल्चरल ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी कहता है कि किसी जमीन पर क्या हो रहा है, और इतिहास कहता है कि कहानी क्या था। और ज्योग्राफी तो दोनों में सत्य कौन है, कोई जमीन पर है, वो कहानी क्या है, तो ज्यादा ट्रू होता है ज्योग्राफी। इसीलिए ज्योग्राफी में आपको एमए और एमएससी का डिग्री देता है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। और आज से 30 साल पहले ज्योग्राफी पढ़ने वालों को साइंस का ही डिग्री मिलता था। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी हम हटा दें और केवल फिजिकल पढ़ें तो क्या हो जाएगा, साइंस। जैसे जियोलॉजी क्या है, साइंस है। भूगर्भ विज्ञान क्या है, साइंस है। तो आगे बढ़ते हैं। भूटान कैसा देश है, छोटा सा देश है, पहाड़ी देश है, 699 किलोमीटर सीमा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम से, और अफगानिस्तान का किससे लगता है, लद्दाख से। अब आप जम्मू कश्मीर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, ये न्यू सब है। कुल कितना हुआ, 15,106.7। भारत के कुल 17 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश किसे जुड़ते हैं, बाउंड्री लाइन बार से जुड़ते हैं। इतना दिमाग में रहेगा, याद होना चाहिए। ये सवाल जब पूछ देगा तो बोलेंगे सर हम तो पढ़बे नहीं किए। अब देखिए त्रिपुरा शून्य रेखा क्या है, सवाल इसे पूछा हुआ है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश सीमा 856 किलोमीटर लंबी है तथा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भारत की एकमात्र प्रांतीय माने राज्य की राजधानी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। माने बंगाल और त्रिपुरा राज्य के बीच जो लाइन है, बाउंड्री लाइन, वो कितना है, 50 मीटर। 50 मीटर में मतलब कि यहां से लेकर के हम रोड भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 द्वारा देश के अन्य नगरों से संबंध है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा, जीरो लाइन कहलाती है। यही कारण है कि मैंने 50 मीटर कोई दूरी नहीं है ना। कैसे होता है, शहर में 0 माइल, हर एक आरा में भी 0 माइल है, पटना में 0 माइल है, मैंने वहां से शुरुआत होती है। तो इसलिए एक ऐसी राजधानी मात्र है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, मैंने लगभग 70 कदम की दूरी पर है। नहीं ना होगा जी। तो इस सबको आप लोग याद रखिएगा। अब यहां पर कुछ ये याद करने वाली हैं, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं
देश का नाम क्या है? और नाम पढ़िए। आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। भारत का नाम भरत कबीले के राजा के नाम पर पड़ा है, पढ़ा है ना? ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। भरत एक क्या थे? एक कबीला के एक राजा थे और उनके नाम, इसका नाम क्या पड़ा? भारत। और इंडिया नाम पड़ा इंडस सिंधु से पड़ा, पढ़ा ना? तो इंडिया वर्तमान में नाम क्या है? हमारे संविधान में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया। इंडिया अर्थात भारत नहीं लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया। माने पहला नाम दिया गया भारत और दूसरा नाम इंडिया। अब कुछ राजनीति वाला बांटते हैं कि तू भारत में रहला कि इंडिया में रहला। इंडिया में रहने वाले का मतलब नंगा घूमने वाले, जिनकी लड़कियां बीच पर नंगा घूमती हो, अपने आप को क्या बोलते हैं? स्मार्ट। हम सबसे होशियार हैं, सबसे बेसी में फैशन वाले हैं। माने सिर्फ मतलब कि ब्रेस्ट थोड़ा सा ढक लें कपड़ों से और थोड़ा सा नीचे का अंग ढक लें, उनकी लड़कियां जब नहाती हैं स्विमिंग पूल में और समुद्री बीच पर, वो लोग कहते हैं कि हम इंडिया में बनाने वाले हैं। और भारत कल्चर, भसुर के सामने, ससुर के सामने अगर चेहरा खुला रह गया तो उनको लज्जा आती है, वो क्या कहलाता है? भारत कहलाता है। भारत माने भारत का कल्चरल भारत। देहाती नहीं कह सकते, शहरों में भी कल्चर है। सभी घर की महिलाओं के, हमारे ही नहीं आपके घर महिलाओं में भी पीछे कपड़ा हटता जा रहा है। ब्लाउज जो महिलाओं का होता है क्या होते जा रहा है? उसका कपड़ा घटते जा रहा है। ये सब इंडिया वाले लोग हैं। आप कहेंगे, हम कहेंगे तो लोग बोलेंगे तब फैशन तू बोलेगा। और हम किसी पार्टी में ये उतार के और पीछे कुर्ता फाड़ के चले जाए ना, और ऐसे तिरछे पैंट फाड़ के, तब बोले पगला गया है, नहीं कहेगा जी। इस पर भी मेरा मूवी है द स्टूडेंट में, इस पर मैं लेके आया हूँ अपने कल्चर को बचाने के लिए। इसीलिए मैं गेस्ट टीचर हूँ। मैं ऑनलाइन कहता हूँ कि मैं गेस्ट टीचर हूँ। मैं महीने में अगर 10 दिन रहूँगा ना तो 10 दिन में सिलेबस खत्म कर दूंगा अपना, बाकी सर लोग पढ़ाएंगे। मैं गेस्ट टीचर हूँ। और अभी ये जान लीजिए कि सिविलियन आईएएस का विस्तार हम करने जा रहे हैं। यूपीएससी का बैच अब रेगुलर चलेगा। जीएस का बैच, वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो दरोगा हो, एडीओ हो, रेगुलर बैच चलेगा 2 घंटा, वो किसी भी जीएस में काम आएगा। लेकिन यूपीएससी का जीएस कुछ अलग हो जाता है। तो ऑनलाइन क्लास में हम लोग इसको विस्तार करेंगे। ऑफलाइन में जिन बच्चों को आना अपना आए। आज यही हो गया है। कल हमको एक आरा के बहुत बड़े टीचर, जिनके एक बैच में 600 बच्चे पढ़ते थे, बोले सर पटना रह रहे हैं तो कोई पहचान है तो हमको तो काम करा दीजिए ना। इंग्लिश टीचर जो 1 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन लेके 3 महला घर आरा बना लिए हैं, वो कह रहे हैं कि सर क्लास नहीं चल रहा है। क्यों? तो सर माइनस में जा रहे हैं 2 साल से। तो हम बोले ठीक है, पटना में जो सबसे बेसी प्लस में जा रहा है वहीं आपको भेज दे रहे हैं, जाइए, नाम नहीं लेंगे आपको। ये दशा है ऑनलाइन के चलते, ये दशा हो गया। और जहां पर जा रहे हैं तो इतने भीड़ की तरह जा रहे हैं, लग रहा है कि अमृत का कलश वहीं उछल गया है, ज्ञान का सब ज्ञान वहीं मिल जाएगा, और रिजल्ट होता है नथिंग। किसी कोचिंग में अगर 20,000 बच्चे डेली पढ़ रहे हो, अब वहाँ साल भर में 200 भी रिजल्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग बेहतर है ना कि 20 पढ़ा के कम से कम हम 2-4 यूपीएससी बीपीएससी में डाल देते हैं बच्चों को मेरिट पर। तो बात तो वहीं आती है कि आपको नॉलेज कितना है। चलिए, ज़्यादा बोलें तो बोलेंगे देखो जल रहा है हमसे। तो भारत अन्य नाम जान लिए। राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली राजधानी किसने बनाया था? भारत में पहली बार नई दिल्ली चाहे दिल्ली राजधानी किसने किया था? नई दिल्ली तो लुटियंस का देन है। माने नई दिल्ली अंग्रेजों का, और दिल्ली किसने लाया था? ये मुगल काल से ही चला रहा है, ठीक ना। उसके पहले भी कई बार दिल्ली रहा उजड़ा बिखड़ा, रियल में मुगलों को ही देन है। औरंगजेब ने जो दिल्ली में कोलकाता भी था, तो जो वर्तमान राजधानी है वो दिल्ली है। सबसे बेसी लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां। शाहजहां सारे रुपये का ईंटा पत्थर कर दिया था। शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। वो तो खुद जहांगीर का बेटा था। तो जब देखा कि भारत के सारा खजाना पहले लग गया क्या? ताजमहल। ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज महल के नाम में 14वें पुत्र के जन्म के समय बनाया गया था। आज जमुना के उस पार ब्लैक मार्बल से भी एक दूसरा ताजमहल का नींव रखा गया था, मकबरा उसका बनाया जा रहा था अलग। लेकिन तब तक औरंगजेब बोला कि बाबू ढेर हो गई, अब पैसा खजाना में नहीं है। मैंने भारत के सारे हीरे जवाहरात और रुपए पैसे सब ईंटा पत्थर बदलने का काम कौन किया?
आपके पिताजी 1 करोड़ रुपया कमा के लाए, गाँव में 5 तला मकान बना के सब पैसा ईंटा पत्थर हो गया, कोनो काम पड़ गया तो कुछ नहीं है। वहीं औरंगजेब ने कि उनको रोका और कहा कि वहीं कैद कर दिया आगरे के किले में, कि तुम सामने ताजमहल देखत रहो और हम शाहजहां को और हम राज चलाएंगे लाल किला से। और पानी भी देता था गिन करके, पानी देता था, एक सुराही की इतने में काम चलाना है। आज जो पानी गर्मी में बेसी मांगता था तो बोलता था कि पानी से नहीं मिलेगा, तो बोला कि यार अरबी भाषा में कि भारत के तो हिंदू ऐसे हैं कि जो अपने पूर्वजों को, माँ बाप को मरने के बाद वो पानी पिलाते हैं, पानी देता ना जी, तुम तो जीते जी हमको मार रहे हो। ये संस्कार है धर्मों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत है, जब हम लोग बोलने लगते हैं तो हर एक चीज पर आदमी बहुत बोल सकता है। चलिए आइए, भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। गोलार्ध का मतलब लोग समझते हैं गोला का आधा भाग, क्या बोलते हैं, गोला का आधा भाग। देखिए यही गोला मान लीजिए, ये हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। तो भारत की स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए, अब ये उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, 68 से 97 25 पूर्वी देशांतर, मतलब कि इधर से पूरब की ओर होगा। तो अगर 0 है तो मान लीजिए कि 8 ये है और 37 है ना जी, तो 37 इतना है कि भारत अब इसी के बीच में होगा। कहाँ होगा, इतना ही के बीच में होगा। लेकिन पूरब पश्चिम बांटना होगा तो 68 97 25, तो ये 0 डिग्री से मान लीजिए कि यहाँ पर 68 हो गया, यहाँ पर 97 हो गया। तो भारत की स्थिति क्या हो गई, यहाँ पर किसी भी वर्ल्ड में किसी भी देश की स्थिति जानने के लिए अक्षांश और देशांतरों की स्थिति आपको पता होना चाहिए, तब ही मिलेगा। वो नहीं मिलेगा। आप लोग देखते हो कि सिनेमा में निशाना लगाता है तो इसे प्लस जैसा होता है गोल के अंदर, और जहाँ टकराता है वहीं क्या होता है, निशाना मरना होता है। तो किसी भी देश की स्थिति निकालने के लिए अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना क्या है, जरूरी है। तो याद रखिएगा 8 4 से 37 6 और 68 7 से 97 25। लेकिन इसमें एक और चीज है, यह मुख्य भूमिका है। क्या है, 8 4 मुख्य भूमिका है। अंडमान निकोबार में हम लोग जाएंगे तो सबसे निचला भाग क्या है, इंदिरा पॉइंट, उसका पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 पर है। कितना पर है, यह मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 है, लेकिन इंदिरा पॉइंट 6.45 अक्षांश से शुरू होकर ऊपर जाता है। कहां तक, यहां तक। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप नैनी से या मिर्जापुर से होता है, और 5.5 घंटा आगे से, मतलब लोग समझते हैं नहीं, लोल। भारत का मानक समय, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा थोड़ा सा समझ लीजिए, बीचों बीच जो लाइन गुजरती है देशांतर, वो कौन सा देशांतर है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री जो रेखा है वहीं भारत क्या है, मानक देशांतर या मानक समय है। माने इससे ही हम लोग टाइमिंग का पता लगाते हैं। चलिए आप लोगों को हम बता देते हैं कि किसी देश का समय कैसे निकालते हैं। समय का निर्धारण देशांतरों से होता है, इसमें अक्षांश से कोई मतलब नहीं है। ये 0 डिग्री है, और ऐसे ऐसे देशांतरों की संख्या कितनी है जी, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, अबे गधों 360 है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 360। तो 360 माने हर एक डिग्री पर एक देशांतर खींचा गया है, और 2 देशांतरों के में कितना समय का अंतर होता है, 4 मिनट का। तो अब आप लोग 360 गुना 4 कीजिए तो 4 मिनट बोले हैं, गुना कीजिए 4 0, अच्छा 4 का 24 के, अच्छा 3 12 14 से 40 में किससे भाग देंगे, 60 से, कितना आएगा, 24 आएगा, आएगा ना 24। अरे 6 दूनी 12 120 हुआ, कितना बचा, 2 4 0, अच्छा 4 का 24, 2 से 40 कट गया, कितना आया, 24 घंटा। तो 24 घंटा माने 360 देशांतरों के बीच का समय है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो अब ये 0 डिग्री है, क्या है, 0 डिग्री, और भारत का कितना है,
82.5 डिग्री। तो 82.5 गुना 4 कीजिए आप लोग कलम पे, कीजिए कीजिए। आप लोग पहले कैलकुलेशन कीजिए, अभी कीजिए। 82.5 गुना 4 कीजिए, हम बताते हैं क्या होता है, समय निकल जाएगा। एक्यूरेट 330 है ना? क्या 330 क्या हुआ? मिनट हुआ। इसको घंटा बदलिए, 30 मिनट। अब देखिए यहां पर 0 डिग्री पर अगर 12 बज रहा है, कितना 12 PM दिन का होता है ना, 12 PM होता है, तो भारत के मानक समय कितना होगा? 5 घंटा आगे के पीछे? आगे, क्योंकि ये पूरब में है। किधर है? पूरब क्या होता है? पहले सूर्योदय होता है, इसलिए पूरब को हम लोग फास्ट जोन बोलते हैं ना। तो पूरब की ओर माने 12 हो रहा है, तो 5 घंटा के बढ़ाइए, कितना हो जाएगा? 5:30। माने यहां पर दोपहरिया का घेर 0 डिग्री पर लंदन में 12 बज रहा है, तो भारत में शाम हो गया। मैंने भारत में पहले सूर्योदय हो चुका था। माने आपके यहाँ अगर दोपहरिया है तो हमारे यहाँ क्या हो गया? शाम। माने हम आपसे आगे थे। जब आप सोए थे तो हम क्या गए थे? सुबह उठ के दौड़ रहे थे। आप समझ में आ गई? अगर रात्रि का अगर 12 AM होता तो भारत में सुबह के 5:30 बज रहा होता, नहीं होता? तो इसलिए भारत का समय क्या है? 5.5 घंटा आगे है। ऐसे हम लोग दुनिया के किसी देश का टाइम निकाल सकते हैं, कहीं का भी, जब उनको देशांतर पता है तो। बात समझ आ गई? रूस में कितना मानक देशांतर है? मानक समय 11 गो है। जो देश ऐसे लंबा होगा ना, जो देश की चौड़ाई ज्यादा होगी, तो एक ही मानक समय से वहां देश में अंतर आने लगेगा। भारत में कितना का अंतर है? भारत का ये छोर कितना डिग्री पर है? 68 डिग्री 7 मिनट। आई कितना है? 25 मिनट। घटाइए आप लोग, घटाइए, काम कीजिए। 97, 25 में से 68 घटाइए, निकलवाते हैं आप लोग को। 97, 25 में से 68 डिग्री 7 मिनट घटाइए। उसको घंटा बदलिए, ये तो देशांतर हो गया ना। 4 से गुना कीजिए, जितना है उसे 4 से गुना कीजिए, और फिर 60 से भाग दीजिए। संतानवे 25 में से 68 7 घटाने पर जो आएगा उसे 4 से गुना करके या 60 से भाग दे दीजिए, वो घंटा में आ जाएगा। लगभग 2 घंटा का अंतर होता है, आएगा ना। माने अब देखिए यहाँ के भारत के यहाँ के समय में और यहाँ के समय में, ये मान लीजिए कि पूरब है, किधर है? पूरब। कितना? हाँ, ये पश्चिम है। तो पहले सूर्योदय कहाँ होगा? यहाँ पर, उसके बाद ना यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर दिन पहले हो गया। तो अब आपसे पूछा यह जाएगा कि सूर्यास्त लेट किधर होगा? पूरब में कि पश्चिम में? पश्चिम में होगा। अगर पटना में किरण डूब गया है तो अभी दिल्ली में किरण, मुंबई में नहीं डूबा होगा। बात समझ गए ना? तो इसलिए इन सब चीजों को आप लोग याद रखिए। ये है देशांतरीय मानक समय को बता दिए। कहां से किया? मिर्जापुर से, नैनी से। भारतीय के मानक समय 5 राज्यों, माने जिन जिन जगह से गुजरा हुआ है, कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यही 2 चीज याद रखिएगा। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन से हैं? कर्क रेखा क्या होता है? कर्क रेखा क्या होता है? ये है 0 डिग्री। क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ये उत्तर है ना, ये साउथ, ये नॉर्थ है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। तो भारत में जिन जगहों से ये गुजरी है वो कितने राज्य हैं? सबसे पश्चिम से चलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रहिएगा, ये सवाल आ सकता है।
ये सवाल आ सकता है। और ये भी सवाल आ सकता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरी है और मध्य प्रदेश और झारखंड के बीच में कौन राज्य पड़ता है, इसमें सवाल देते घुमा के। तो एकदम क्रम से होना चाहिए। अब है भू आवेष्टित माने लैंड लॉक। लैंड लॉक राज्य, लैंड लॉक मैंने क्या, जहां पर समुद्री सीमा नहीं हो। जो जिस राज्य से समुद्र का सीमा नहीं लगता वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। बिहार है कि नहीं है? बिहारो नहीं है, गलती दे दिया है, बिहार भी है, माने इसमें दोनों साथी हो जाएगा। तो इन राज्यों से क्या होती है? लैंड लॉक है, भू आवेष्टित है, कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है। भौगोलिक विस्तार भारत का उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है? 32 से 14, और पूरा पश्चिम 2933 है ना, 2933 पूरा पश्चिम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण में हिंद महासागर, और यहाँ मन्नार की खाड़ी और पाक जलमग्न भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। बताइए, नेपाल नहीं है, टच करता है, समझ गए ना, खाली बिहार लगता है, नहीं लगता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले कितने राज्य हैं जी? 17 राज्य हैं। स्थलीय सीमा सब कितनी है? 15,106.7, और जलीय सीमा 7500। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी कोस्ट है, तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपका जुहू बीच है, तो जुहू बीच से पाकिस्तान दूर कितना दूर? जो ये जो कहलाता है, जो हमारा जलीय प्रादेशिक जल सीमा है, तो समुद्र के तट से 12 समुद्री मील दूर तक हम लोग अपना दोहन का काम, उसका अनन्य क्षेत्र होता है, हम लोग सब काम कर सकते हैं। और संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक, जिस संलग्न माने क्या हो गया? लगा, दोनों से लगा हुआ है। तो 24 तो हमारा अनन्य क्षेत्र हो गया, जिसमें हम सब काम करेंगे, तेल भी निकालेंगे, पेट्रोल से निकालेंगे। लेकिन जो संलग्न क्षेत्र होता है उसमें हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून होते हैं। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक होता है। माने इसमें भी हम लोग विदेशी समझौते के अनुसार वहां पर दोहन काम कर सकते हैं। हमारा अधिकार बिल्कुल लगा हुआ है, 12 समुद्री मील तक हम कुछ भी करेंगे, प्रकृति का दोहन करें, लेकिन 200 समुद्री मील तक हम अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के नियमों के अनुसार वह दोहन काम कर सकते हैं। आगे आइए, तो आपसे सवाल आ जाएगा कि भारत का समुद्री अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है? 200 समुद्री मील। संलग्न क्षेत्र कितना होता है? 24 मील तक। और जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक। ये सवाल पूछे जाते हैं। अब जलवायु भारत की कैसी है? मानसूनी जलवायु का मतलब क्या होता है? मानसून का अर्थ होता है मौसम से। मौसम के अनुसार अगर जलवायु बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानसूनी कहते हैं। भारत में 3 मौसम स्पष्ट पाए जाते हैं, ठंडा की, गर्मी की और बरसात की। और बिहार में तो बिल्कुल 4-4 महीना का बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है। अब चला जाएगा हिमालय में तो स्पष्ट यहाँ पर गर्मी रेखा नहीं होती है, स्पष्ट वर्षा नहीं होता है। लेकिन पूरे भारत को हम लोग मानसूनी जलवायु के प्रदेश में बांटे हैं। इस पृष्ठ के बाद हम छोड़ देंगे और इसको बहुत पढ़ना है। क्षेत्रफल 32,87,233 वर्ग किलोमीटर, 32,87,2 याद रखिएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल में 2.4 होता है, लेकिन पूरा दे दिया 2.42 दे दिया। आज क्षेत्र 7वां हो जाएगा। आज जनसंख्या ये तो मैंने 11 का डेटा है, लेकिन वर्तमान में लगभग कितना है? 140 करोड़ से बेसी हो गया, चीन को पार कर गया। लेकिन पता है आपको क्या जनसंख्या कितनी भारत की? 2 अरब है। मैं बता रहा हूं, मेरा अनुमान है, मेरे 3 पीढ़ी टीचर लोग में थे और कई पीढ़ी अफसर में है। जब जनगणना होती है ना, तो कोई विशेष धर्म के लोग होते हैं, आंगन में 12 बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन गिनवाएगा कितना? 2, 4। सामने मेरे पिताजी भी हाई स्कूल के टीचर थे, तो जब जनगणना करने गए ना तो लिख रहे थे कितने बच्चे हैं, तो 2, और सामने देख रहे हैं कि 10 घूम रहा है।
सामने, वो 2 ही लिखे। एक समुदाय अपनी जनसंख्या को इतनी छिपाई है ना कि कैसे आप मधुमक्खी के छत्ता को खोरते हैं ऐसे, एक ही बार छाप लेता है, वैसा भी आपके साथ हो सकता है। लेकिन इसलिए सभी धर्मों के लोग, उस धर्म के लोग भी फायदा उनका नहीं है, नुकसान ही है। जैसे मान लो कि हम 100 रुपये कमाते हैं और हमारा 1 बच्चा है, तो मेरा बच्चा सुखी रहेगा, और कि जिसका 10 बच्चा है 100 रुपये में सुखी रहेगा। तो बच्चे भगवान की देन जरूर हैं, अल्लाह की देन जरूर हैं, लेकिन मनुष्य इसे कंट्रोल कर सकता है, संभावनावादी नीति अपना सकता है। जनसंख्या जितनी कम, सुखी उतना ज़्यादा। अगर भारत के जो संसाधन है, एक होता है जनसंख्या को लोग कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ओवर माने क्या हो गया, आपके एसेट से, आपके क्षेत्र से ज़्यादा हो गया, माने जितना आपके पास संपत्ति है उससे ज़्यादा जनसंख्या कहलाएगा ओवर पॉपुलेशन। जितना आपके पास एरिया है कि जितना संसाधन का दोहन होना चाहिए उससे जनसंख्या कम है तो कहलाएगा अंडर पॉपुलेशन। और आदर्श जनसंख्या भी, इतना संपत्ति है तो इतना जनसंख्या होना चाहिए, उसे कहते हैं ऑप्टिमम। भारत की जो आदर्श जनसंख्या है, ऑप्टिमम है, पता कितनी है? 85 करोड़। कितनी है? 85 करोड़, और लगभग दोगुनी हो चुकी है। कनाडा का जनसंख्या अंडर पॉपुलेशन है, इतना बड़ा क्षेत्र, रूस के बाद कनाडा सबसे बड़ा में आता है ना, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग नहीं हैं तो अंडर पॉपुलेशन में आता है। जर्मनी भी अंडर में आ गया है, ब्रिटेन भी अंडर में, इनका सब निगेटिव जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसलिए सब होनी चाहिए। आगे आइए, पुरुष इतना, महिला इतना, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान हो गया। क्या हो गया? पहला हो गया। ग्रामीण, शहरी और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। माने 10 साल में जनसंख्या अगर 1 अरब है तो कितना और बढ़ जाएगा? 1 अरब 17 करोड़ हो जाएगा। माने बहुत ज़्यादा है ये, हालांकि अब कुछ कम हुआ है। ये 2001 से 11 के बीच का है। लिंगानुपात कितना है भारत में? 943। कितना महिला कम है? 57 जी, 57 महिलाएं 1000 में ही कम है। तो सोचिए कि महिलाएं कितनी कम हैं। और सबको चाहिए वो गर्लफ्रेंड, वो पत्नी भी चाहिए। महिलाएं चाहिए ज़्यादा और महिलाओं की संख्या क्या है? कम है। शिशु लिंगानुपात 919 प्रति बच्चा जब जन्म लेता है तो 919 को होता है। जनसंख्या घनत्व, कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ये सब याद कीजिए, ये सब रटने की चीज है, ये सब समझने की चीज नहीं होता है। 74 मान लीजिए इसको। महिला साक्षरता, अनुसूचित जाति जनसंख्या, तो ये सारी चीज जो हैं, ये राज्य की जनसंख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? प्राकृतिक विभाग कितने हैं? माने भारत को कितने भाग, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, समुद्री कोस्टल एरिया है कि नहीं है? तो ये सब हम लोग 5 भागों में इसको बांटते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रतिपठार पठार, समतटीय मैदान और द्वीप समूह, 5 भाग में बांट सकते हैं। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है, माने चतुर्भुज टाइप में होता है भारत। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? भारत में कुल क्षेत्र का पर्वतीय और पहाड़ी दोनों लोग हो जाएगा। पर्वत माने विशाल ऊंचे क्षेत्र, हिमालय जैसे, कितना हो जाएगा? 10। और पहाड़ी में सब आ जाएगा, पारसनाथ की पहाड़ियों आ जाएगी, झारखंड की नहीं आ जाएगी, और हिलसा का भी आ जाएगा। तो पहाड़ी मिला कितना हो गया? 18.6। पठारी क्षेत्र 27.7, मैदानी क्षेत्र 43.0। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। तेल शोधनशालाओं की संख्या, ये सब नहीं पढ़ा जाता है। बंदरगाहों की संख्या बढ़ के अब 14 हो गया, और नया बन रहा है। सदन कितनी है? द्विसदनीय, राज्यसभा, लोकसभा, और लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? और राज्यसभा सीटों संख्या। तो ये सारे चीज आपको हम भेज देंगे, अपना नंबर दे दीजिए हमको, व्हाट्सएप वाला चला जाएगा। इस सबको डेली रिवीजन करना है। तो इस तरह से हम चलेंगे ना तो जल्दी आपको भूगोल खत्म हो जाएगा। नहीं तो ऐसा ही अगर लेक्चर देना शुरू किए ना तो फिर तो वो एक विषय पर खाली दिल्ली राजधानी पर दिन भर बीत जाएगा। तो अभी के लिए ज्योग्राफी में इतना ही क्लास होगा आपको, बाकी नेक्स्ट क्लास से आप लोगों में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।